ये बताएं आपके मलिक रियाज साहब के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं? मलिक रियाज साहब से ना कभी पहले दुआ सलाम थी ना आज है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि मुसव्वर अब्बासी कितने असासों का मालिक है? हमारी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह डिक्लेयर हैं, कोई चीज़ भी छुपी हुई किसी से भी नहीं है। तो पीटीआई बहुत तनकीद कर रही है, उनकी तनकीद का निशाना बनने के बाद किस तरह डिफेंड करेंगे उनको? हम गुमनाम थे, उन्होंने हमें जो है वो मशहूर कर दिया। दुश्मन की सफ़ों में खड़े होने वाला हमेशा गद्दार ही होता है। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। लोग तो आपके बारे में भी कहते हैं कि आप भी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। कोई हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ता है तो हमें इस बात पे फख्र है। कहा जा रहा है कि मलिक रियाज पाकिस्तान छोड़ के दुबई में अपना बिजनेस करने जा रहे हैं। करने जा नहीं रहे, उन्होंने माशाल्लाह वहाँ एक बहुत अच्छा बीटी प्रॉपर्टीज़ के नाम से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है। बहरिया टाउन को ख़त्म करने का इरादा एस्टेब्लिशमेंट का या पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है उसका है। ये केस 2019 में बनाया गया। पीटीआई के दौर के अंदर इस केस को तकवीत मिली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नैब की जानिब से बहरिया टाउन की जायदादों की नीलामी का सिलसिला जारी है और पहले फ़ेज़ में नैब की जानिब से बहरिया टाउन की 3 जायदादों की नीलामी की गई, जिसमें सबसे बढ़कर रमेश मार्की को इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जाने पहचाने चेहरे मुसव्वर अब्बासी साहब ने 508 मिलियन में ख़रीद लिया। मेरे साथ मौजूद है मुसव्वर अब्बासी साहब, इनसे सारी तफसीलात जानते हैं। और सोशल मीडिया पर बहुत सारे रूमर्स हैं कि आखिर मुसव्वर अब्बासी कौन है, तो इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप क्या जानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताएं कि आखिर मुसव्वर अब्बासी है कौन? जनाब मुसव्वर अब्बासी साहब आपके सामने बैठे हुए हैं और इसी शहर के वासी हैं और इसी शहर में असला 20 साल से जो है ना वो रियल इस्टेट के बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं। और जो लोग रियल इस्टेट के बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे सारे जानते हैं। और इस दफ़ा जो सोशल मीडिया की वजह से एक हाइप मिली है वो मलिक रियाज साहब की मेहरबानी है कि उनकी एक प्रॉपर्टी हमने ख़रीद ली और एक जो है ना वो हमें हाइप मिल गई। आपके बारे में कहा जाता है कि आप आज़ाद डिजिटल के CEO भी हैं, तो ये मीडिया में आप कब आए? देखें मेरा इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया के साथ भी है। मेरा अपना आज़ाद डिजिटल चैनल भी है, हमारा कश्मीर डिजिटल चैनल भी है और प्रॉपर ये 1.5-2 साल से पहले हम इसके अंदर आए हैं और ये इसमें कोई गलत बात नहीं की जा रही। और जो जो कहा जा रहा है कि मैं उसका उनके साथ मुंसलिक हूँ तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको किस नाम से पुकारा जाए, प्रॉपर्टी टाइकॉन कहें या मीडिया टाइकॉन कहें? देखें इस वक्त तो आप देख लें पाकिस्तान के अंदर बेशुमार नाम हैं जो प्रॉपर्टी के बिज़नेस के साथ साथ मीडिया के भी टाइकॉन हैं, तो ये भी कोई नई बात नहीं है। आप देख सकते हैं इस सिलसिले में सबसे पहले मलिक रियाज साहब ने ही जिन्ना अखबार शुरू की, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और इस चीज़ के भी बानी जो है वो मलिक साहब ही हैं कि पहले उन्होंने रियल इस्टेट के टाइकॉन बने, फिर वो मीडिया में आए, उसके बाद फिर लातादाद लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता, आपके सामने ही हैं, सारे मीडिया के अंदर मौजूद हैं और रियल इस्टेट के भी टाइकॉन हैं। आपने मलिक रियाज साहब की जो रिसेंटली रमेश मार्की ख़रीदी, इसके पीछे क्या रीज़न है और ये कितने में आपको पड़ी और कितनी मालियत की है? देखिए हर बिजनेसमैन जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की रीज़न से ही जाता है। अब ये जो मार्क इस वक्त पूरी फ़ज़ा बनी हुई है कि पता नहीं जी क्या वजह है क्या नहीं है। देखिए इस इस्लामाबाद के अंदर बेशुमार ऑक्शंस होती हैं और ये मैं अपने हर इंटरव्यू में बता चुका हूँ, वो चाहे किसी डिपार्टमेंट के ऑक्शंस हों, प्रॉपर्टी की, कोर्ट के ऑक्शन हों, CDA की हों या किसी और अथॉरिटी के ऑक्शंस हों, हम सब में हिस्सा लेते हैं और सब में हमने चीज़ें खरीदी और ये ऑन रिकॉर्ड बात है, आप कहीं भी जाके देख सकते हैं। ये कोई पहली नहीं है, इधर लैंड की भी ऑक्शंस हुई हैं, हमने वो भी खरीदी हैं। हमने पिछले 20 साल से हम यही बिज़नेस कर रहे हैं और ये प्योरली एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन है और इसके अलावा इसमें कोई और चीज़ जो दूसरी बात है वो इसके पीछे नहीं है। तो इस नीलामी में आपके अलावा भी कोई शरीक था? जी बिल्कुल, इस निज़ामी के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग शरीक थे और बाकायदा इसका कंपटीशन हुआ है और उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो बिड में जो है वो हमने विन की। तो बता सकते हैं कितने लोग और थे आपके अलावा? तकरीबन को जो है ना वो 8 से 10 पार्ट जो बिडर्स थे ना वो इसके अलावा भी वहाँ मौजूद थे। तो इस मार्की की नीलामी कितने रुपए से शुरू हुई और फिर कहाँ तक ख़त्म हुई? देखिए इसकी रिजर्व प्राइस कोई आई थिंक 48 करोड़ समथिंग के लगभग थी और जो इसकी रिजर्व प्राइस थी उससे ये 20 मिलियन जो है ना ये ऊपर जो है वो इसका कंपटीशन चला और उस कंपटीशन में कोई तकरीबन आधा घंटा ये कंपटीशन चलता रहा, उसके बाद जाके हमने ये जो है विन की है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक कमरे में बैठ के हमें बंद कमरे में ये अलाट कर दी गई है, बाकायदा इसके ऊपर पूरी नीलामी के ऊपर कंपटीशन हुआ है। तो ये जो मार्की आपने नीलामी में ख़रीदी है, ये कितने रकबे में मुहित है? ये भी एक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गलत तासुर दिया जा रहा है और हमारे बहुत बड़े बड़े साफ़ी भाई हैं और मुझे नहीं पता कि वो बगैर पढ़े कर देते हैं, वो इसको 57 कनाल बता रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये 57 कनाल रकबा नहीं है, ये 27 कनाल रकबा है। तो 27 कनाल के 508 मिलियन रुपीज़ हैं? जी ये 27 कनाल के जो है ना और ये पर्पस बिल्ट है, एक मैरिज हॉल है, ये कोई कमर्शियल प्लॉट नहीं है, ये कोई और चीज़ नहीं है। आपको पता है मलिक रियाज को पाकिस्तान में प्रॉपर्टी टाइकॉन के नाम से जाना जाता है और अब सोशल मीडिया पर ये रूमर्स हैं कि मलिक रियाज को मुसव्वर अब्बासी रिप्लेस कर रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखें ये जो लोग कह रहे हैं
उनकी हम तो दुआ ही करते हैं कि अगर वो ये क्या उनकी जो बात है अगर ऐसी है तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। हर दौर के अंदर जो है किसी ने किसी की जगह उस मार्केट के अंदर लेनी होती है, लेकिन मलिक साहब की बहुत बड़ी खिदमात हैं और उन्होंने इस मुल्क को 30 साल रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर बहुत कुछ दिया है। और बल्कि हम जैसों को और बहुत सारे लोगों को उन्होंने कॉलोनियाँ बनाने का गुर सिखाया है। शायद इतना आसान नहीं होगा कि मलिक साहब का की जगह किसी को रिप्लेस किया जा सके। तो उस दिन जिस दिन नीलामी हुई, इस मार्की के अलावा दो और जायदादों की नीलामी हुई, आपने उसमें हिस्सा नहीं लिया? देखिए, हर बिजनेसमैन को अपनी किसी न किसी एक प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता है, वो उसी ही में हिस्सा लेता है। जैसे बाकी लोगों को उनमें इंटरेस्ट था तो उन्होंने मार्की में नहीं लिया, तो मुझे मार्की में इंटरेस्ट था तो मैंने उनमें नहीं लिया। तो ये अपने अपने बिजनेस इंटरेस्ट है, मैंने इसी में हिस्सा लिया, दूसरों में नहीं लिया। इस मार्की में आप कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हैं? देखिए, आपको मैंने पहले बताया ये मार्की है और ये मैरिज हाल है और ये पर्पस बिल्ट है, इसमें यही बिजनेस हो सकता है, इसमें कोई और बिजनेस नहीं हो सकता। तो अगर नैब की जानब से बहरिया टाउन की मज़ीद जायदादों की नीलामी होती है तो आप उसमें भी हिस्सा लेंगे? देखिए, नैब में अभी तक तो सरदस्त को ऐसी चीज़ सामने आई नहीं है कि जिसमें नीलामी होगी। अगर तो कोई ऐसी बेनिफिशियल चीज़ होती है जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होती है तो उस पर देखेंगे, उस पर फिजिबिलिटी अगर बनती है तो ज़रूर हिस्सा लेंगे। तो ये बताएं, आपके मलिक रियाज साहब के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं आजकल? देखिए, मेरी मलिक रियाज साहब से ना कभी पहले दुआ सलाम थी, ना कभी पहले उनके साथ मेरा कोई लैक्स लग या दोस्ती थी, ना आज है। मेरा उनके साथ कभी ताल्लुक़ नहीं रहा। हाँ, अलबत्ता बहरिया टाउन के अंदर हमने बहुत सारा काम किया, सेल परचेज़ भी की, चीज़ों की खरीदारी भी की और करते भी रहे हैं और स्टिल कर भी रहे हैं, लेकिन मेरा कभी भी मलिक रियाज साहब के साथ इंटरेक्शन नहीं रहा। सोशल मीडिया पर अचानक मुसव्वर अब्बासी का नाम दिन ब दिन अरूज की तरफ जा रहा है। आज़ाद डिजिटल आया, उसके बाद कश्मीर डिजिटल आया, फिर इसी तरह अब आपने बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी ली तो आप एक खबरों की जीनत बन गए। क्या कहेंगे, अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, बात यह है कि ये सोशल मीडिया जो है ना, ये एक नो डाउट कि एक टूल है जिससे इंसान को फेम भी मिलता है, वो फेम पॉजिटिव भी होता है और वो नेगेटिव भी होता है। तो इसकी इस फेम की जो मुद्दत होती है ना भाईजान, वो बहुत आर्जी होती है। बिल्कुल। जो सोशल मीडिया के ज़रिए आपको फेम मिलता है उसकी कोई लाइफ नहीं होती है, वो बड़ी आर्जी होती है। तो इस के ऊपर रख के अपना इंसान अपने आप को जो प्रिडिक्ट करते हैं, आपने देखा है इसके अंदर बहुत सारे लोग आए हैं, वो चाहे टिकटॉक के ज़रिए आए हैं, चाहे किसी और के ज़रिए आए हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के खिलाफ स्कैंडल्स भी बने हैं, लेकिन बाद में हकीकत कुछ और होती है। तो इस चीज़ को सामने रख के अगर आप अपने आप को प्रिडिक्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं होगी। तो ये बताएं, क्या आपकी बहरिया टाउन में इससे पहले भी कोई प्रॉपर्टी है? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि हम इससे पहले भी वहाँ सेल परचेज़ करते रहे हैं। हमारा बिज़नेस है, हम चीज़ों को लेते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, ये हमारा बिज़नेस है। तो उससे पहले भी हम करते रहे हैं और हम कर भी रहे हैं। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि मुसव्वर अब्बासी कितने असासों का मालिक है? देखिए, ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह डिक्लेयर हैं, कोई चीज़ भी छुपी हुई किसी से भी नहीं है। चाहे आप कहीं पर भी चले जाएँ, वो हमारी चीज़ें डिक्लेयर हैं और मौजूद हैं। वो अगर कोई भी देखना चाहता है तो वो देख सकता है। हमारी हर चीज़ जो है वो डिक्लेयर्ड है। आपने एक बोली में 508 मिलियन की मार्की ख़रीद ली। हम देख रहे हैं आपके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई वो वाला आपका लाइफस्टाइल नहीं है, रौब दबदबा नहीं है, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर आप दर्जनों गार्डों के साथ घूमेंगे तो आप प्रॉपर्टी टाइप कौन है। इस मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसी गुमनाम हस्तियाँ और बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिंपल लाइफ को पसंद करते हैं और उन्होंने बिलियन ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की होती है। तो ये हर बंदे के अपने सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, मैं नहीं समझता, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। जब अगर ज़रूरत पड़ी तो उस वक्त देख लिया जाएगा। इस मार्की को ख़रीदने के बाद आप पर पीटीआई बहुत तनकीद कर रही है। उनकी तनकीद का निशाना बनने के बाद किस तरह डिफेंड करेंगे उनको? देखिए, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि पीटीआई वालों की बड़ी मेहरबानी है कि हम गुमनाम थे, उन्होंने हमें जो है वो मशहूर कर दिया। शायद हम बिलियन ऑफ करोड़ों रुपया लगाते तो इतनी मशहूरी ना होती जो हमारे साथ पीटीआई वालों ने एहसान करके जो है ना हमें चंद लम्हों में यहाँ पहुँचा दिया। हमारा शायद इतना तारुफ होते हुए बड़ा टाइम लग जाता। वो हमारे भाई हैं सारे, लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको तनकीद करना जो है वो बड़ा पसंद है। चाहे उनकी पार्टी के अपने अंदर हो, चाहे अपना ही उनके पार्टी के मौजूदा क़यादत जो बाहर बैठी है वो हो, उनके अपने लीडर हों, तो वो हर एक को तनकीद करते हैं। और वो चाहे कोई भी हो, उनका तनकीद एक शोभा है। बल्कि उसका अगर पीटीआई के बजाय तनकीदी पार्टी भी कहा जाए, ये कोई सिर्फ अपने बाहर बैठे लोगों के साथ नहीं करते। कोई भी बंदा कोई भी ऐसा काम जो उनकी खिलाफ मर्जी के कर रहा हो, चाहे वो कोई रियासती इदारा हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो मुसव्विर अब्बासी हो, चाहे कोई हो, इसके खिलाफ खुल के तनकीद करते हैं। यहाँ तक कि जब हमारे मुल्क के ऊपर दुश्मन हमलावर हो रहा था तो उस वक्त भी अपने दुश्मन के साथ खड़े थे, अपने मुल्क की अफवाज के साथ नहीं खड़े थे, अपनी रियासत के साथ नहीं खड़े थे, दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। सियासी इख्तिलाफ मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, हमारी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन दुश्मन की सफ़ों में खड़े होने वाला हमेशा गद्दार ही होता है। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा कि उनकी ये एक वो उनके अंदर ये चीज़ है। और
सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हर एक उस शख्स के लिए है जो उनके खिलाफ बात करेगा। उनके लिए ऐसा माहौल होना चाहिए कि जहाँ बादशाह सलामत तशरीफ रहें और सब अच्छा हो और सब उनके गुण जीत गए। ये पाकिस्तान है, इसमें ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको हर कोई जो है ना वो अच्छे अल्फाज से, जो आपकी गलतियाँ होंगी उस पर तनकीद होगी, आपके खिलाफ बात की जाएगी, उसका आपको अगर बुरी लगती है तो बुरी लगे। बार के हम पे तनकीद करते हैं, ये उनकी अपनी राय है, हम उसका एहतराम करते हैं, हम उनको क्यों डिफेंड करेंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं उनको डिफेंड करने की। तो आपने जो आज़ाद डिजिटल चैनल बनाया है, इसको कितना अरसा हो गया है? ये ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 साल होने वाला है इसको। तो इस 1.5 साल में आपने अपने इस चैनल में क्या पॉलिसी सेट की हैं, किस क्राइटेरिया के तहत चलते हैं? देखें, हमारा कोई क्राइटेरिया, जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या टीवी चैनल्स होते हैं, उनका क्राइटेरिया कोई नहीं है। आप कहें कि जी ये क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया, ये कोई फिल्म नहीं बन रही कि ये जो लव स्टोरी है इसको लव दिखाना है, या ये कोई एक्शन मूवी है तो इसके ऊपर जो है ना एक्शन मूवीज़ चलनी है, ये प्रोड्यूसिंग है। ये करंट अफेयर्स का चैनल है। इसके ऊपर जो भी करंट अफेयर की बात करेगा, चाहे वो पीटीआई वाला आके करे, चाहे वो नून लीग वाला आके करे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आके बात करे, हमारा काम है उसको नशर कर देना। मसला हमारे पीटीआई के भाइयों के साथ ये है कि जब कोई शख्स वहाँ बैठ के इनके खिलाफ बात करता है तो ये उस पर तनकीद करते हैं कि जी ये जो है ना ये इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है। अब आप देख लें, उनका अपना हाल ये है कि उनकी अपनी जमात के अंदर भी जब कोई वो बात नहीं करते, चाहे वो उनका वज़ीर आला हो, चाहे वो उनका बाहर बैठा चेयरमैन पार्टी हो, चाहे वो उनकी वो सीनियर क़यादत हो, उस पर भी ये इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो किस पे उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाए? लोग तो आपके बारे में भी कहते हैं कि आप भी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। देखिए, ये लोग नहीं कहते, मैंने कहा ये उन्हीं की मेहरबानी है जिनका आप नाम ले रहे हैं। वो पाकिस्तान के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया तो दुश्मन के साथ खड़े, तो कुछ भी कह सकते हैं। बाकी अगर कोई हमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ता है तो हमें इस बात पे फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। कोई इंडिया की फ़ौज के साथ उनकी तरह नहीं खड़े, कोई राह के साथ नहीं खड़े, हम अपने मुल्क की फ़ौज के साथ खड़े हैं। और हमें इसमें कहने में कोई मजाका नहीं है कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आएगा, हम कल भी अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े थे, आज भी खड़े और आइंदा भी खड़े रहे। मलिक रियाज साहब ने एक ट्वीट किया कि मेरे पे सियासी दबाव है, हुकूमती दबाव है। आप क्या समझते हैं उन पे किस चीज़ का दबाव है? देखें, ये मलिक साहब ही बेहतर बता सकते हैं क्योंकि ट्वीट उन्होंने किया है, मामलात उन्होंने किए हैं। मैं यहाँ कुछ बात ऐसे करना चाहूँगा कि शायद चीज़ें हमेशा सदा वैसे नहीं रहती जैसे इंसान सोचता है। तो दबाव कहाँ से है, किधर से है, किसने डाला है, हुकूमत ने डाला है या क्या बात है, ये मलिक साहब ही खुद बेहतर बता सकते हैं कि किस चीज़ का दबाव है और क्या मामला था। केसेस पिछले 30 साल से उनके ऊपर बेशुमार बने हैं, उन्होंने फेस भी किए हैं, उन्होंने डिफेंड भी किए हैं, उन्होंने उनका मुकाबला भी किया है, वो अदालतों में भी पेश होते रहे हैं और वो हर चीज़ को जो है वो सेटल करते रहे हैं। यहाँ तक कि जो प्रॉपर्टीज़ आज नीलाम हुई हैं, इसमें से भी कुछ प्रॉपर्टीज़ उन्होंने सेटल डाउन करके पे बैक करके अपनी जो है वो रिलीज़ भी कराई हैं। तो मैं नहीं समझता कि मलिक साहब जैसा शख्स जो ज़ीरक शख्स है वो किसी भी दबाव को कबूल करेगा। वो हमेशा चीज़ों को अच्छे अंदाज में टेबल पे बैठ के सॉर्ट आउट करने के आदी है। अभी तक इतना डिले क्यों है, ये मेरी समझ से बाहर आता रहा। मलिक साहब ऐसे नहीं थे, उन्होंने हमेशा आला मफाद के अंदर रहते हुए हमेशा बिज़नेस को प्रमोट किया और इस मुल्क की गरीब का ख्याल रखा है और उस मुल्क की रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ख्याल रखा है। तो मेरी भी मलिक साहब से यही गुजारिश होगी कि चीज़ों को आप सेटल डाउन कर लें। कहा जा रहा है कि मलिक रियाज पाकिस्तान छोड़ के दुबई में अपना बिजनेस करने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? करने जा नहीं रहे, उन्होंने माशाल्लाह वहाँ एक बहुत अच्छा बीटी प्रॉपर्टीज़ के नाम से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है और एक बड़ा एरिया के अंदर वो प्रोजेक्ट है, वो करने जा नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे वो बिज़नेस कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर एक और भी रूमर्स है, वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि ये बहरिया टाउन की नीलामी या बहरिया टाउन को ख़त्म करने का इरादा इस्टेब्लिशमेंट का या पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है उसका है। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया ऊपर जो भी बात कर रहे हैं, ये केस 2019 में बनाया गया। पीटीआई के दौर के अंदर इस केस को तकवीत मिली। इस केस को परसू करके मलिक रियाज साहब से ये प्रॉपर्टीज़ गारंटी के तौर पे जो रखवाई गई, ये 2019 में जैन मलिक साहब ने रखवाई जी। तो 2019 में तो मौजूदा लोग नहीं थे और ये टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ है। बहरिया टाउन कोई 200-400 कनाल पे बना हुआ एरिया नहीं है। बहरिया टाउन एक मुतबादल आपके पिंडी के मुताबिक शहर है। इस्लामाबाद के अंदर एक दूसरा शहर है, कराची के अंदर एक दूसरा कराची है, शहर है। बिल्कुल। तो उस इतने बड़े शहर के अंदर अगर 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ अगर किसी लिटिगेशन केस में नीलामी पर आई हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। अगर पूरे इस्लामाबाद की अगर आप बहरिया टाउन की आप आबादी उठा लें और हज़ारों, बल्कि घरों में हज़ारों, प्लाजों में हज़ारों, दुकानों में हज़ारों क्या कहते हैं उसके अंदर जो बिजनेस सेंटर्स में से अगर 6 प्रॉपर्टीज नीलाम हुई हैं तो उसका ये कहाँ से मतलब निकल गया कि पूरा बहरिया टाउन को जो है ना नीलाम किया जा रहा है, गलत तासुर दिया जा रहा है। उनके दफ्तर पे छापे मारे जा रहे हैं, उनके बंदे भी गिरफ्तार हो रहे हैं। केसेस के हवाले से अगर उनके दफ्तर पे छापे मारे जा रहे हैं या जो लोग इन्वॉल्व हैं या जो वो लीगल प्रोसीडिंग अलग है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा। ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जी बहरिया टाउन को खरीद लिया गया, बहरिया टाउन को बेच दिया गया, ऐसा मुमकिन नहीं है। वहाँ हज़ारों लाखों पाकिस्तानियों की
फाइनेंशियल स्टेक्स हैं, वो वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ रोजगार है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। ऐसा नहीं है कि बैरियर टाउन को बेचा जा रहा है या बैरियर टाउन पे कोई आके कब्जा कर रहा है और वो कर लेगा, ये इतना आसान नहीं है। तो इस मार्की की जो आपने 508 मिलियन रुपीस अदा कर दिए नैब को? देखिए इसका एक प्रोसेस होता है, पहले आप बिड मनी दे के जो है ना वो उसको बिड को विन करते हैं, उसके बाद एक ड्यूरेशन टाइम होता है, उसके अंदर अंदर आपको वो पेमेंट करनी होती है। अभी तो 2 दिन नहीं गुजरे, मतलब हमने वो किया, अभी बिड मनी हमने दी है, उसकी एक्सेप्टेंस आएगी, फिर उसके बाद जो है ना इसकी पेमेंट जमा होगी। तो मुस्तकबिल में क्या आप इस मार्की का नाम भी तब्दील करेंगे? नहीं, मेरा तो फिलहाल उसका नाम तब्दील करने का कोई इरादा नहीं है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, ये थे मुसव्वर अब्बासी साहब, जिन्होंने नैब की जानब से की जाने वाली नीलामी से बहरिया टाउन की मशहूर मार्की को अपने नाम किया। इसके साथ अपने मेज़बान अमीर हमज़ा को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।